चलो, दूसरा है आपका एसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो, प्रेरकत्व एल हो। तो सबसे पहले परिपथ तैयार कर लेते हैं। तो फिर प्रेरकत्व यानी कि कुंडली को कैसे बनाते हैं मालूम है ना, ये राउंड शेप में, ये आपका किसको प्रदर्शित करता है, कुंडली को। ये आपका क्या है, एक कुंडली या प्रेरकत्व है और इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है और ये होता है आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, और यह है आपका कुंडली या प्रेरकत्व है। तो कैसे लिखेंगे, माना कोई कुंडली जिसका प्रेरकत्व क्या है, L है भाई। ठीक है, माना कोई कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, जिसे क्या किए हैं, जिसके सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगाया गया है, जिसके सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगाया गया है। फिर लिखेंगे जैसे पिछले वाले में लिखे थे भाई, बिल्कुल वैसे यहां भी लिखेंगे कि यदि किसी क्षण t पर, ठीक है ना भाई, यदि किसी क्षण t पर, यदि किसी क्षण t पर, उसमें लिखे थे ओमी प्रतिरोध ना, तो यहां लिखेंगे यदि किसी क्षण t पर प्रेरकत्व में या कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न होगा। तो आप तो जानते हो क्या होता है वोल्टेज का समीकरण, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना होता है आपको मालूम है। अब यदि किसी समय t पर कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो, अब किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती कुंडली या कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो विभवांतर का परिमाण या परिणाम, विभवांतर का परिणाम क्या हो जाएगा, ये होता है आपका V बराबर I, कितना हो जाएगा, V बराबर, इसलिए V बराबर L डी आई अपॉन डी टी, इतना होता है। ठीक है भाई, अब यहां से हम क्या करेंगे, L को नीचे ला लीजिए, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो VL इधर क्या बचा, डी आई अपॉन में डी टी। क्या इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। सबसे पहले आपको इसको याद रखना है कि किसी क्षण t पर कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो विभवांतर का परिमाण क्या होता है, V बराबर L डी आई अपॉन डी टी। आप ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, क्लियर है ना भाई। तो यहाँ से अगर हम L गुणे में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा V बटे L हो जाएगा और उधर बचेगा आपका डी आई अपॉन डी टी। अगर मैं यहाँ से डी आई का मान निकालूं, अगर यहाँ से मैं डी आई का मान निकालूं तो ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में होगा, तो V बटे L और ये क्या हो जाएगा डी टी। क्या एक एक लाइन आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मैं डी आई का मान निकालूंगा तो डी टी भाग में है, इधर पक्षांतर करूंगा तो गुणा में आएगा, तो वी एल बटे में क्या हो जाएगा डी टी। अब V का मान रखेंगे हम यहाँ से समीकरण 1 से, तो रख दो V का मान समीकरण 1 से क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी आई बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और ये आपका L और ये हो जाएगा आपका डी टी। तो या तो इसको आप ऐसे लिखो, ये है आपका V नॉट
साइन ओमेगा टी और ये डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन, ठीक है ना भाई। इन दोनों का क्या होगा, अब यहाँ पर समाकलन होगा। चलिए तो करते हैं इनका समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 डी आई, तो जहां जो संख्या होती है आई है तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। आई के सापेक्ष सामाकलन करेंगे तो आई बनेगा। और ये आपका v नॉट एल कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। इधर समाकलन करेंगे तो साइन ओमेगा टी और डी टी। साइन ओमेगा टी का ये समझो, ये ओमेगा टी क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष यानी कि टी है तो टी के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना भाई। तो चलिए ध्यान से देखना आगे क्या होगा। अब चलिए समाकलन करते हैं। तो 1 का अगर i के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, i बनेगा। ये तो आपका कांस्टेंट क्या हो गया, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका v नॉट अपॉन में l। अब साइन ओमेगा टी और डी टी का समाकलन करना है, डी टी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये क्या होता है आपका, इसका मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देता हूँ, ये होता क्या चीज है। तो ये होता है आपका माइनस का कॉस ओमेगा टी और बटे में क्या हो जाएगा ओमेगा, इतना होता है। अब ये कैसे होता है इधर देख लीजिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो याद रख लेना कि एक सूत्र होता है साइन एन एक्स और ये डी एक्स के सापेक्ष अगर हम इसका समाकलन करेंगे, ऐसा समझो ये साइन है और ये आपका एन एक्स है, ठीक है ना भाई। यहाँ एन टी समझो तो डी टी, यहाँ एन एक्स डी एक्स, तो इसका बनता क्या है, ये बनता है आपका माइनस का कॉस एन एक्स बनेगा, इतना ये दिख रहा है ना कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी यानी कि कॉस एन एक्स और बटे में जो एक्स के साथ गुणांक में रहता है, ठीक है ना भाई, एक्स के साथ जो गुणांक ये गुणा में है ना वो और नीचे आता है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, सूत्र बनता है। तो यहीं पर फिट हुआ है, देखो n की जगह आपको क्या दिख रहा है ओमेगा, अच्छा x की जगह क्या है t और ये dt यानी कि dx, क्लियर है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा माइनस कॉस एन एक्स, तो माइनस कॉस n की जगह क्या है ओमेगा, x की जगह t और नीचे में n की जगह आपको क्या दिख रहा है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा आएगा बाहर तो इसको करेंगे यहाँ पर अब बाहर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका I बराबर v नॉट और ये हो गया ओमेगा एल, तो अंदर क्या बचा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसके जगह भी कुछ रखने वाले हैं हम लोग कि माइनस कॉस ओमेगा टी फिर क्या होता है कुछ सूत्र में कन्वर्ट होगा, जो त्रिकोणमिति का सूत्र है उसमें ये कन्वर्ट होने वाला है, क्लियर है। चलिए अब इसके जगह हम वैल्यू रखने वाले हैं कि माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होता है। तो फिर इसका कुछ फार्मूला है, इसको याद रखना कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, इतना होता है। ये पाई बाई 2 वास्तव में क्या है 90 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना मुझे इसकी वैल्यू निकालना है माइनस कॉस ओमेगा टी का, यानी कि इसको अब इस बार पूरा समझो कि ये थीटा है, क्या है माइनस कॉस थीटा, ओमेगा टी को क्या मान लेना थीटा। तो अगर मैं यहाँ से पाई को पाई बोल रहा हूँ, अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं, माइनस को बाहर निकालूं तो ये ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना ठीक है ना, कैसे बनेगा साइन ये माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस होगा, तो इसको पहले लिख रहा हूँ थीटा। अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकालो तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 2 इस तरीके से होगा और ये मैंने माइनस को कर दिया क्या बाहर। ध्यान से देखना कैसे हुआ, मैंने यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो ये माइनस निकल गया बाहर, ये आपका साइन। अब ये क्या हो जाएगा प्लस में होगा, तभी तो ये प्लस में आ गया, तभी तो अगर मैं इस माइनस का फिर अंदर गुणा करूं तो माइनस होगा, तो ये फिर माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, माइनस को कॉमन निकाला हो, फिर से सुन लो, अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो ये प्लस बनेगा, तो ये रहा देखो प्लस, तो ये माइनस बनेगा ना, तभी तो इसका अगर मैं अंदर गुणा करूं माइनस और माइनस का गुणा फिर से प्लस बनेगा और इधर आपका क्या है कॉस थीटा, लेकिन मुझे माइनस कॉस थीटा चाहिए, माइनस है ना, तो क्या करेंगे अगर इस माइनस को मैं उधर ले जाऊं, या तो ये करो कि दोनों पक्ष को माइनस से भाग करने पर, इधर मैं माइनस से करूंगा उधर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 बराबर ये माइनस उधर जाएगा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से आपके सामने माइनस और कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे ये, तो एक चीज अब ये ध्यान देना थीटा की जगह हमको क्या रखना है ओमेगा टी,
क्लियर है? अब रखें इसकी वैल्यू, ठीक है ना भाई। चलिए तो ऊपर बनाते हैं अब इसको, ध्यान से देखना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर V नॉट अपान ओमेगा एल, और इसकी जगह क्या रखेंगे आपका साइन थीटा की जगह क्या रखना है आपको, ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। कितना क्या हो गया, चलिए अब यहां पर हम इसकी जगह ओमेगा वी नॉट और ओमेगा एल की जगह क्या रखने वाले हैं, आई बराबर वी, इसकी जगह रखेंगे आई नॉट, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको देना समीकरण नंबर 2, और इसको लिख सकते हो जहां कौन आई नॉट बराबर क्या है, वी नॉट अपान ओमेगा एल, ये क्या है आपका धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, इसको देना समीकरण नंबर 3, क्योंकि अभी इसका सामने यूज होने वाला है। तो अब ध्यान से देखना, इससे पहले जो समीकरण एक कहाँ है आपका, ये इस बार इसमें देखो कला कोड या आपके कलांतर को ओमेगा टी, अब यहाँ पर क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये वोल्टेज है, यहाँ ध्यान से देखना ये आपका वोल्टेज क्या है, ये क्या है आपका ओमेगा टी है इसका कला कोड, और धारा का क्या दिख रहा है आपको ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। धारा क्या है पीछे, ये आपको माइनस बता रहा होगा कि धारा वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री पश्चगामी है, यानी कि पीछे है। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? कल हम लोग पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा कि जब धारा अग्रगामी होता है 3 कंडीशंस पढ़े थे कि जब दोनों क्या हो समान कला में हो, धारा अग्रगामी हो वोल्टेज से और वोल्टेज अग्रगामी हो धारा से, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखो ये धारा है और यहाँ पर ये आपको माइनस बता रहा होगा कि ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, ये माइनस प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये क्या है आपका वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। तो यहाँ पर कलांतर कितना निकलेगा, कलांतर निकलेगा पाई बाई 2। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से किसके लिए, प्रेरकत्व के लिए कलांतर, यहाँ एल के लिए प्रेरकत्व, एल के लिए कलांतर। कैसे निकालेंगे कलांतर, ये निकलेगा आपका क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस, और ये वाला क्या है आपका ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के क्या बचेगा पाई बाई 2। तो कलांतर इस बार कितना निकल गया पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। पाई का मान 180 अंश होता है, 2 से डिवाइड होकर 90 अंश। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ये प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री आगे है, या ये बोलो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती धारा 90 डिग्री पीछे है, बोल सकते हो ना। 2 कंडीशंस बन सकती है भाई, ये आपको माइनस प्रदर्शित कर रहा है कि ये 90 डिग्री पीछे है किससे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री आगे है, बोल सकते हैं ना। तो पहले चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसका फेजर आरेख बनाएंगे। ये आपका व्यंजक यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई। चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे, समीकरण, समीकरण कौन है 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा क्या है, वोल्टेज से पाई बाई 2 या 90 डिग्री पश्चगामी है, पश्चगामी है, या इसको और कैसे बोल सकते हैं कि धारा या वोल्टेज, वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 या 90 डिग्री अग्रगामी है। आप इसको दोनों तरीके से क्या बोल सकते हो, पढ़ सकते हो और बोल भी सकते हो, समझ में आया ना। समीकरण 1 और 2 से आपको क्या पता चला कि समीकरण 1 है तो जो है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री पश्चगामी, वो माइनस चिन्ह आपको बता देगा,
या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा से π/2 या 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। तो अब अगर हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। आरेख नहीं बनाया है अभी, फेजर आरेख नहीं बना रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं ना, वो कैसे बनेगा, इधर ध्यान से देखना। आपको मालूम होगा कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ किसको प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा टी, याद आ रहा है। और ये आपका प्लस वाला होता है और ये माइनस सिरा होता है, ठीक है ना भाई। और इसमें V और I को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब चलिए हम इसका बनाते हैं क्या, आरेख। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका है वोल्टेज का डायग्राम है। ये आपका वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, वोल्टेज को, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये वोल्टेज का आपका क्या है, शिखर मान। चाहो तो आप इसको इधर प्रदर्शित कर लो, या तो आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्लियर है। ये आपका क्या है, वोल्टेज का शिखर मान। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्रदर्शित करूं, यानी कि ये वाला पार्ट क्या π/2 होगा, क्या 90 अंश, और ये आपका पाई होगा, इधर π/3 होगा, और ये आपका 2 होगा। इस तरीके से आप इसे और आगे प्रदर्शित कर सकते हैं, या यहीं तक भी आप अगर बनाएंगे, अगर इसको ना बनाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान देना, ये तो हो गया आपका क्या, वोल्टेज का। अब इधर ध्यान से देखना कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है, यानी कि वो माइनस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है ना। आपको मालूम होगा, कल बताए थे कि पश्चगामी होगा तो ऋणात्मक वाले डायरेक्शन में जाएगा, अग्रगामी होगा तो धनात्मक वाले भाग में जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब वोल्टेज का अधिकतम मान इतना था, तो अभी वो धारा कहां पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री पश्चगामी है, ठीक है ना भाई। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, ये। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये डॉट लाइन आपका प्रदर्शित करेगा धारा के शिखर मान को, यानी कि धारा को, और ये आपका प्रदर्शित करेगा ब्लैक वाला आपका वोल्टेज को, क्लियर है। देख लो भाई, ये 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है, यानी कि नीचे हो जाएगा ऋणात्मक वाले हिस्से में। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, तो इस तरीके से आपका बनेगा ग्राफ। अब हम इसका देखेंगे फेजर आरेख। ये तो ग्राफ हो गया, अब फेजर आरेख कैसे बनेगा ध्यान से देखना। इधर बता दूं इतने में, हंसना नहीं है भाई। देख लो 90 डिग्री पश्चगामी है, ये 90 डिग्री क्या है आपका, पश्चगामी। अब ये आपको और ज्यादा समझ में तब आएगा जब हम इसका क्या करेंगे, फेजर आरेख बनाएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे एल परिपथ के लिए, एल परिपथ के लिए फेजर आरेख। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, फेजर आरेख कैसे बनाएंगे। ये रहा आपका डायग्राम। चलिए अब इसमें प्रदर्शित करते हैं कैसे बनाएंगे फेजर आरेख। तो वोल्टेज, तो मान लेते हैं ये आपका वोल्टेज का है, और इसके बीच कौन सा कोण बन रहा है, ओमेगा टी। क्या आपको मालूम है इतना, और इस डायरेक्शन में होता है प्लस, और इस डायरेक्शन में होता है आपका माइनस, और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखना, ये आपका किसके लिए है, ये है आपका वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है ना। और इसके बीच का जो कोण है, यानी कि कला कोण है, वो कितना है, ओमेगा टी। अब आपको मालूम है कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या ये बोलो कि धारा वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऋणात्मक डायरेक्शन में बनेगा। धारा कहां पर बनेगा, ऋणात्मक डायरेक्शन, वो भी 90 डिग्री इनके बीच। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो मान लेते हैं ये किसका है, ये आपका धारा का है, वो भी 90 डिग्री पश्चिमी। तो इनके बीच का जो ये कोण है, ध्यान से देख लो, 90 अंश का कोण बन रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, जब फेजर आरेख बनेगा तो ये साथ साथ में जब भी राउंड शेप में घूमेंगे, वो भी वामावर्त दिशा में,
तो 90 डिग्री का कोण भी इस डायरेक्शन में घूमेगा। अभी इस तरीके से दिख रहा है आपको, यहाँ से देखना, अभी ऐसे है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका धारा है, ठीक है ना। तो ये जब भी घूमेंगे हमेशा 90 डिग्री में ही ऐसे ऐसे राउंड शेप में घूमेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसे, तो ये आपका मान लो ये अभी वोल्टेज है, ये आपका धारा है, तो जब भी घूमेंगे ऐसे घूमेंगे तो भी 90 डिग्री, जब भी घूमेंगे हमेशा 90 डिग्री में ही वामावर्त दिशा में घूमेंगे। तो इस तरीके से आपको किसको प्रदर्शित करना है? फेजर आरेख को प्रदर्शित करना है। और अगर मान लो मैं इसके इस सिरे को मिला दूं इस वाले से, तो यहाँ पर जो V प्राप्त होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? वोल्टेज के शिखर तात्क्षणिक मान को। और अगर मैं इस I नॉट के सिरे को यहाँ से मिला दूं, यानी कि ये क्या प्रदर्शित करेगा? I धारा के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे? फेजर आरेख बनाएंगे और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और ये बता रहे हैं कि ये वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या ये बोलो कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। इस तरीके से आपको फेजर आरेख बनाना रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? चलिए आगे देखना, अब समीकरण नंबर 3 से क्या होगा। तो समीकरण 3 आपको दिख रहा है वहां से, तो लिखेंगे समीकरण 3 से क्या है? समीकरण 3, I नॉट इक्वल V नॉट बटे में ओमेगा L। अगर यहां से मैं V नॉट को नीचे लाऊं, ध्यान से देखना, तो ये आपका I नॉट बटे में आएगा V नॉट, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा L, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। अगर मैं इसको पलटूं, ऐसे लिखूं कि V नॉट को ऊपर और I नॉट को नीचे, तो ओमेगा L जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, और नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब इसको देना समीकरण नंबर कितना था? 4, अभी तक नहीं दिया है ना। और तो लिखेंगे समीकरण 4 की तुलना, समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम, क्या होता है ओम का नियम? V बटे I बराबर R से करने पर। दिख रहा है? ओम के नियम जैसे दिख रहा है ना। तो आपको R की जगह क्या दिख रहा है? ओमेगा L दिख रहा है ना। V की जगह V नॉट, I की जगह I नॉट, R की जगह तो क्या दिख रहा है? ओमेगा L। तो समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम, इससे करने पर ओमेगा L परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, ठीक है, जिसे प्रेरकत्व प्रतिघात कहते हैं। इसे, अब देखो प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? X से, और प्रेरकत्व है L वाला है, तो इसको XL से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या प्रदर्शित करते हैं? आई होप समझ में आ गया होगा सबको। XL कैसे हुआ, समझ में आया ना। प्रतिघात को X से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्रेरकत्व के लिए है तो प्रेरकत्व को L से प्रदर्शित करते हैं, तो XL हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? XL से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? XL बराबर हो जाएगा ओमेगा L, यानी कि यही आपका क्या है? ओमेगा L ही क्या है? आपका प्रेरकत्व प्रतिघात है। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे आवृत्ति, जिसको F से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है? चलो मान रखो XL बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई म्यू, या आप लिख सकते हो 2 पाई F। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ओमेगा की जगह वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई न्यू, और ये L। इस तरीके से आप क्या करेंगे? प्रेरकीय या प्रेरकत्व प्रतिघात ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? हो गया? इसको देना समीकरण नंबर 5। ठीक, आगे देखना, परंतु दिष्ट धारा के लिए, ध्यान से देखना भाई, परंतु दिष्ट धारा के लिए न्यू बराबर क्या होता है? 0। न्यू बराबर क्या होता है? 0।
तो अगर मैं पूरी इसकी जगह 0 रखूं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए XL यानी कि प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होगा, 0 होगा। इसको देना समीकरण नंबर 6। तो लिखेंगे समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसके लिए, दिष्ट धारा के लिए। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होता है, ये देखो ना, दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होता है, 0 होता है। XL होता है नहीं, 0 होता है। ये देख लो ना भाई, यही तो है आपका प्रेरकत्व प्रतिघात, और दिष्ट धारा के लिए क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से अब जाकर आपका ये पूरा केवल ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो, प्रेरकत्व हो, उसका इस तरीके से पूरा प्रेरकत्व बोलो या कुंडली बोलो, एक ही मतलब है, समझ में आ रहा है ना। उसका इस तरीके से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वाला कि ऐसी परिपथ या ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो, प्रेरकत्व हो, आपको समझ में आ गया होगा।